जय हिंद बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आज हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का लेक्चर नंबर 4 हम लेके आए हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे स्टेरियो केमिस्ट्री की, ऑप्टिकल आइसोमर्स की। क्यों सडनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद इस टॉपिक को एनसीईआरटी ने दिया है, इसके बारे में समझेंगे। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, कैसे ये डिफरेंट होते हैं अदर आइसोमर से, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लेवो रोटेटरी क्या होता है और क्या इसका यूज है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, हमें अच्छे से पता है कि आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अब उसमें स्ट्रक्चर आइसोमर्स होते हैं और स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं। तो अगर हम स्ट्रक्चर और स्टेरियो आइसोमर्स के बारे में बात करें, तो अगर स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म की हम बात करें तो यहां पे क्या अलग हो जाते हैं बेटा, स्ट्रक्चर अलग हो जाते हैं। जैसे ये एक कंपाउंड है, नॉर्मल ले लेते हैं कि ए बी सी डी और ई, ये आपस में बॉन्डिंग से कनेक्ट है। ए बी से कनेक्ट है, बी सी से जुड़ा हुआ है, सी डी से बॉन्डिंग में है और डी ई से बॉन्डिंग में। अगर यहां से हम इस डी को हटा दें और इसको अगर मैं ऐसा लगा दूं तो देखिए क्या हुआ। डी पहले बॉन्ड से कनेक्टेड था सी से भी और ई से भी, बट अब डी सिर्फ इससे कनेक्ट है सी से। इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में चेंज आया है। क्या चेंज आया है? इसके स्ट्रक्चर में चेंज आया है। बट अगर ये ऐसा हो कि ए बी से कनेक्ट है, बी सी से, सी डी से और डी ई से, ये तो अभी भी वैसा ही है। ए अभी भी बी से कनेक्ट है, बी अभी भी सी से, सी डी से और डी ई से। बट डिफरेंस क्या आया दोनों में? जो स्पेस के अंदर ए और ई है, उन्होंने अपनी पोजीशन को क्या किया है, अपनी जो अरेंजमेंट है उसको क्या किया है, चेंज किया है। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में बच्चों एटम्स के बीच के जो बॉन्ड है वो बदल जाते हैं, और स्टेरियो आइसोमेरिज्म में कभी भी एटम्स के बीच के बॉन्डिंग में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ स्पेस में। स्टेरियो का मतलब ही होता है 3 डायमेंशन स्पेस। तो स्पेस में जो अरेंजमेंट है, जैसे ये मेरा हाथ ऐसा है, इसको अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये कहीं और थोड़ी कनेक्ट हो गया है, ये अभी भी यहीं से जुड़ा हुआ है, बट पोजीशन जो है स्पेस में क्या हो गई है, इसकी चेंज हो गई है। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म में कभी भी एलिमेंट्स के बीच के जो बॉन्ड्स है वो चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ए और ई दोनों ऊपर की तरफ है, ऐसे हो गए, और एक कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हाथ तो जहां थे वहीं जुड़े हुए हैं, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसलिए ऐसे आइसोमेरिज्म को क्या कहा जाता है? स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब ये 2 टाइप के होते हैं। पहला कहलाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जीआई, जिनमें होता है सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। और दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, मेन फोकस है, वो कौन है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली होता क्या है? इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि ऑप्टिकल। ऑप्टिकल का मतलब होता है ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का मतलब होता है लाइट। मतलब कहीं ना कहीं ये जो कंपाउंड्स हैं, ये लाइट से जो है डिफरेंशिएट हो रहे हैं। इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इनका स्ट्रक्चर सेम होगा, इनका अरेंजमेंट सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, बट दे आर टू बी डिफर्ड इन टर्म्स ऑफ लाइट। उन्हें हम लाइट के बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं। तो यही यहां पे लिखा है कि in order to understand the stereochemical aspects of substitution reaction, we need to learn some basic stereochemical principle and notation like optical activity, chirality, retention, inversion and racemization etc. कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, उसके एस्पेक्ट्स को समझने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी हमें समझनी पड़ेगी जो हमने यहां देखी। तो आइए 1 बाय 1 इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अगला आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं। तो आप देख पा रहे हो कि एक हमारे पास ओमनी सोर्स ऑफ डायरेक्शन है लाइट का, मतलब विच रेडिएट्स इक्वली लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, जो सभी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक जैसी लाइट को रेडिएट कर रहा है। जब इस लाइट को किसी एक प्रिज्म से पास किया जाए
किसी एक प्रिज्म में स्पेसिफिकली प्रिज्म है निकोल प्रिज्म। एक्चुअली ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने इस चीज को बताया था, इसलिए इसी के बेसिस पे कहा गया। तो क्या देख पा रहे हैं हम कि जो ये सारे डायरेक्शन में लाइट का रेडिएशन हो रहा था, जब इस लाइट को हमने निकोल प्रिज्म से पास किया तो ये एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट बन गई, ये एक प्लेन में हो गई। सारे डायरेक्शन की बजाय लाइट का जो रेडिएशन है वो सिर्फ एक प्लेन में है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या है बेटा कि टू और मोर देन टू कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, but different behavior towards plane polarized light. Molecular formula same, structural formula same, but उनका behavior कैसा अलग है on the basis of this plane polarized light. तो plane polarized light होती क्या है कि जब एक नॉन पोलराइज्ड लाइट को हमने एक निकोल प्रिज्म से पास कराया तो पास कराने पे इट कन्वर्ट्स इनटू द पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और यही जो आइसोमर्स हैं वो इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रेजेंस में अपना अलग अलग बिहेवियर दिखाते हैं। आया समझ में? नोट करते जाइए फटाफट। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, अब कैसे दिखाते हैं तो इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी समझते हैं कि ये जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट उन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में से पास कराई जाती है तो कोई कंपाउंड क्या करते हैं, इस लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। जो कंपाउंड लाइट को क्लॉकवाइज घुमा देते हैं उन्हें कहा जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी, या रिप्रेजेंट किया जाता है प्लस से, कि जो ऐसी लाइट थी प्लेन पोलराइज इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट कर दें उन्हें क्या कहा जाता है, प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सिमिलरली जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दें उन्हें कहा जाता है माइनस या लेवो रोटेटरी। तो जो क्लॉकवाइज घुमा दे वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे वो लेवो रोटेटरी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इफ अ कंपाउंड रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट in clockwise direction then it will be the dextrorotatory or D or plus, and if a compound rotates plane polarized light in anti-clockwise direction then it will be the levorotatory or L or minus. तो जो लाइट को क्लॉकवाइज घुमा दे वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जो लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे वो लेवोरोटेटरी। क्लियर है? बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या कोई भी कंपाउंड इस एक्टिविटी को दिखा सकता है? क्या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को रोटेट कर सकता है? क्या सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में रोटेशन ऑफ लाइट की टेंडेंसी होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स ही क्या कर सकते हैं, लाइट को रोटेट कर सकते हैं। तो कहा गया कि कौन कर सकता है, तो वही ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइट को रोटेट कर सकते हैं जिनके अंदर कायरल कार्बन होता है। क्या होता है? कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन होता क्या है सर? तो कायरल कार्बन में ये देखते हैं कि जो कार्बन है उसकी चारों वैलेंसी पे अगर डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम कनेक्ट हैं देन दैट कार्बन विल बी नोन एज द कायरल कार्बन। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक पे हाइड्रोजन जोड़ दो, एक पे मिथाइल जोड़ दो, एक पे ब्रोमीन जोड़ दो, एक पे इथाइल जोड़ दो। तो चारों जो वैलेंसीज हैं दे आर टू बी सेटिस्फाइड बाय द डिफरेंट ग्रुप मेंबर्स, different group of elements, then that carbon is to be known as the chiral carbon. The chiral carbon is bonded to 4 different atoms or groups. जैसे यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये कार्बन है, एक तरफ जुड़ा हुआ है COOH, एक तरफ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, एक तरफ जुड़ा हुआ है OH, एक तरफ जुड़ा हुआ है मिथाइल। तो यही कायरल कार्बन या इसे एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? एसिमेट्रिक वर्ड इसलिए यूज किया है कि ऐसे कंपाउंड जहां पे सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो चाहे उनके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट हो बट दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ ऑप्टिकल कंपाउंड, वो और ऑप्टिकल कंपाउंड कंसीडर नहीं करेंगे, देखेंगे हम आगे अभी। तो क्या कंडीशन है कायरल मॉलिक्यूल की? अ मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन कायरल सेंटर देन इट विल बी ऑलवेज कायरल, देन वो हमेशा क्या होगा? कायरल होगा। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन है, एक तरफ कौन है? OH,
एक तरफ कौन है CH3, एक तरफ कौन है H और एक तरफ कौन है COOH। तो ये क्या होगा, हमेशा कायरल होगा। क्लियर है, बढ़े आगे। A molecule having at least 2 chiral carbon and no symmetry, then it will be the chiral molecule। कि अगर कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए कायरल कार्बन का ही होना जरूरी नहीं है, वहां पे न तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, है ना, होना ही नहीं चाहिए कोई भी, ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। जैसे यहां पे हम देखें इस कार्बन के बारे में, ये COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और चौथे पे ये पूरा कनेक्टेड है, तो चारों अलग अलग ग्रुप हो गए। सिमिलरली इस कार्बन पे देखें, ये H, ये OH, ये COOH और चौथे पे ये पूरा कनेक्टेड है। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है, डैश डैश डैश, ये क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको अगर हम इसके ऊपर ऐसा फ्लिप कर दें तो फ्लिप करने पे ये क्या हो रहा है, उसके ऊपर ऐसा सुपर इंपोज हो रहा है। तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री ये अकायरल मॉलिक्यूल होगा और ऐसे कंपाउंड्स को मिसो कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिसो कंपाउंड्स। दे आर नोन एज द मिसो कंपाउंड्स। बट यहां पे हम देखें, ये दोनों कायरल सेंटर है, एक तरफ H, OH, COOH और ये पूरा H, OH, COOH और ये पूरा, और कोई यहाँ पे सिमेट्री नहीं है। अगर यहां से हम इसको कट भी करें तो यहाँ पे किसी टाइप की कोई सिमेट्री नहीं है। क्लियर है। या कहा जा सकता है कि ये एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज है, ये नॉन मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज नहीं है। दे आर द नॉन मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज कैसे बनाते हैं सर, तो जो राइट साइड वाला है वो लेफ्ट साइड आ जाता है, जो लेफ्ट साइड वाला है वो राइट साइड चला जाता है, वो क्या होता है, मिरर इमेज होता है। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, हमें दे दिया, अपन तो सीधे कार्बन पे टारगेट मारो। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी वैसे हमें क्या दिखना चाहिए, कार्बन। तो ये कार्बन, एक तरफ H है, वेरी गुड, एक तरफ OH है, वेरी गुड, एक तरफ Br है, वेरी गुड, एक तरफ CH3 है, वेरी गुड। अच्छा सर होम्यो कैसे पता चलेगा, तो बेटा स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में गिवन होगा, आपको केवल जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उसको मार्क कर लेना और उसकी चारों वैलेंसी चेक कर लेना। तो यहाँ पे चारों ग्रुप अलग अलग है तो सेंटर यही होगा। इसको भी देख लें, यहाँ देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, इसलिए ये कायरल सेंटर नहीं होगा, अकायरल होगा। फिर चलें, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो देखो एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ CH3 और एक तरफ पूरा प्रोपाइल ग्रुप है, तो चारों अलग अलग है। तो कायरल कौन सा है, यही वाला। तो बट ऑब्वियसली ये नहीं होगा, कैसे नहीं होगा देख लेते हैं। एक तरफ H है, एक तरफ OH है, एक तरफ इथाइल है और इधर भी इथाइल है, दोनों तरफ इथाइल इथाइल कनेक्ट है, मतलब डिफरेंट नहीं है। ठीक है, इधर चले, ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है, तो एक तरफ CH3, एक तरफ Br, एक तरफ H और एक तरफ इथाइल, चारों अलग है तो यही होना चाहिए। इसको देख लें, तो देखो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सेम ग्रुप जुड़े हैं तो ये नहीं होगा। कितना आसान है, केवल आपको ये देखना है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है उस कार्बन से जो ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हैं वो सारे अलग होने चाहिए, बस वहां पे किसी टाइप की कोई सिमेट्री ना दिखे। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए। तो ऐसे स्टेरियो आइसोमर्स जो अपने नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होते हैं आर कॉल्ड इनांशियोमर्स। उन्हें क्या कहा जाता है, इनांशियोमर्स कहा जाता है, कि जो एक दूसरे के स्ट्रक्चर में सेम है, फॉर्मूले में सेम है, बट नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। सर क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है, वो क्या कहलाते हैं, इनांशियोमर्स। अब इनांशियोमर्स में क्या होता है, आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, नेमली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, refractive index etc. They only differ with respect to the rotation of plane polarized light. ये सिर्फ कैसे डिफर होते हैं, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इफ
वन ऑफ द एनांशियोमर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी देन अदर विल बी लेवोरोटेटरी। जैसे यहां पे देखो कि ये ए है प्रोपेन टू ऑल, बी का नाम भी क्या है प्रोपेन टू ऑल, पर जब इसका मिरर इमेज बनाया, देखो हमने अभी कहा था कि ये राइट साइड में तो कहां आ गया लेफ्ट साइड में, ये एसी डायरेक्शन में है तो ये किधर चला गया एसी डायरेक्शन में, ये इधर लेफ्ट में है तो ये इधर कहां आ गया राइट में, ये इधर हाइड्रोजन में था तो ये इधर कहां चला गया इधर। क्लियर है? ये क्या हो गया इसका मिरर इमेज। अब क्या ये मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल है? तो इसको यहां से उठा के जब इस पे हम सुपर इम्पोज करेंगे तो ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के एनांशियोमर। सिमिलरली यहां देखो, अच्छा क्या कायरल कार्बन है? तो ये तो देख लो CH3 C2H5H और OH बिल्कुल कायरल कार्बन है, पर क्या ये कायरल कार्बन है? देखो जरा OH CH3 CH3 और H, तो ये कायरल सेंटर नहीं है, बट ये एक दूसरे के क्या है एनांशियोमर्स है। क्लियर है? और ये ऑप्टिकली एक्टिव है बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बढ़े आगे, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए कायरल सेंटर होना चाहिए, चारों वैलेंसी अलग होनी चाहिए। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए अगला टर्म आता है कि रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है। देखिए नाम में ही क्या है मिक्सचर, मतलब किसी को मिला के बनाया है ना, जब दो या दो से चीजों अधिक ज्यादा चीजों को बनाते हैं मिला देते हैं तो क्या कहलाता है मिक्सचर कहलाता है। A mixture containing two enantiomers in equal proportion will have zero optical rotation। कि जब दो enantiomer जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं उनको इक्वल प्रोपोर्शन में अगर हम मिला दें तो क्या होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसे? कि सपोज मैंने मेरी सिस्टर को 500 रुपए दिए है ना, और मेरे भैया ने उससे वापस 500 रुपए ले लिए, तो मैंने 500 दिए और उससे वापस भैया ने ले लिए तो उसके पास क्या बचा जीरो। तो वैसे ही अगर आपके पास दो एनांशियोमर्स हैं तो दोनों एनांशियोमर्स की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी अलग अलग होगी। एक अगर लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा होगा तो एक लाइट को कैसा घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर उनका जो मिक्सचर है वो 50-50% में है तो एक लाइट को जितना क्लॉकवाइज घुमाएगा दूसरा वाला लाइट को वापस उतना एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। तो ओवरऑल जो नेट रोटेशन है वो रोटेशन क्या हो जाएगा जीरो। और ऐसे मिक्सचर को ही क्या कहा जाता है रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें 50% D और 50% L प्रेजेंट हो, जिसके कारण जो नेट ऑप्टिकल रोटेशन है वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। और ऐसे मिक्सचर को बनाने के लिए जो मेथड यूज होती है उसे कहा जाता है रेसेमाइजेशन। क्या कहा जाता है रेसेमाइजेशन। A mixture containing two enantiomers in equal proportion will have zero optical rotation, as the rotation due to one isomer will be cancelled by the rotation due to other isomer. Such a mixture is known as racemic mixture or racemic modification. तो ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है रेसेमिक मिक्सचर या रेसेमिक मॉडिफिकेशन। A racemic mixture is represented by prefix DL, मतलब D भी है और उसमें L भी है, और प्लस माइनस ऑप्टिकली रोटेशन है तो मतलब डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी है और लेवोरोटेटरी भी है बिफोर द नेम। फॉर एग्जांपल प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल, मतलब ब्यूटेन टू ऑल के टू एनांशियोमर्स हैं, एक लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है एक लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और इन दोनों को 50-50% मिला के अगर हम मिक्सचर बना दें तो वो मिक्सचर क्या कहलाता है रेसेमिक मिक्सचर कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनांशियोमर इनटू अ रेसेमिक मिक्सचर is known as racemization. The process of conversion of enantiomer into racemic mixture is known as racemization. enantiomer को racemic mixture बनाने की जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है racemization कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर है? बढ़े आगे। अगला टर्म है रिटेंशन। Retention of configuration is the preservation of the spatial arrangement of bonds to an asymmetric center during a chemical reaction or transformation। देखो इसको थोड़ा सा अपन प्रैक्टिकल से समझते हैं, थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। चेन्नई सुपर किंग आपको पता है अच्छे से IPL की टीम में,
वो किड कौन से एक प्लेयर को बार बार अपने टीम में रख रही है जिसको अभी तक रिटायर नहीं किया? MSD, महेंद्र सिंह धोनी। तो बार बार वो क्या हो रहे हैं? रिटेन हो रहे हैं। और विकेट कीपर भी वही है, तो विकेट कीपर पोजीशन भी क्या है? वही रिटेन है। तो रिटेंशन का मतलब ये होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो और उस केमिकल रिएक्शन में जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जैसे कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है, तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और उस पर कोई और आ रहा है अटैक करने, आयोडीन। तो जिस डायरेक्शन में क्लोरीन अटैच था, अगर उसी डायरेक्शन में आयोडीन भी आके जुड़ जाए तो क्या कहा जाएगा कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ है? रिटेंशन। मतलब जो डायरेक्शन है अटैकिंग की और जो पहले से जुड़ा हुआ है, अगर वो दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जुड़ा है तो उसे क्या कहा जाएगा? रिटेंशन कहा जाएगा। कि इफ ड्यूरिंग अ रिएक्शन नो बॉन्ड टू द स्टेरियो सेंटर इज ब्रोकन, द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप्स अराउंड द स्टेरियो सेंटर्स। कि जैसा अरेंजमेंट बॉन्ड्स का बिफोर रिएक्शन था वैसा ही अरेंजमेंट बॉन्ड्स का आफ्टर द रिएक्शन हो तो ऐसे को क्या कहा जाता है? स्टेरियो सेंटर कहा जाता है। Such a reaction is said to proceed with retention of the configuration। और ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिटेंशन कहा जाता है। Consider an example, the reaction that takes place when -2 methyl butane 1-ol is heated with concentrated hydrochloric acid। जरा देखो, ये कार्बन और ये OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो Cl अगर इसी जगह आके जुड़े जहां पे OH था, तो देखो ये Cl यहीं आया है जिस डायरेक्शन में क्या था? OH। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिटेंशन। मतलब जिस डायरेक्शन में बॉन्ड टूटा है, जहां पे बॉन्ड का अरेंजमेंट बिफोर द रिएक्शन था, द सेम अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड वी कैन सी हियर आफ्टर द रिएक्शन। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिटेंशन। बट एक चीज आप थोड़ा सा गौर फरमाएं यहाँ पे, ये है माइनस का और ये है प्लस का। तो इसके कारण ये हो सकता है क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स कनेक्टेड हैं और डिफरेंट ग्रुप कनेक्ट होने के कारण ऑप्टिकल एक्टिविटी बदल सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही जगह जुड़ा है तो क्या होगा वहां पे उसका, अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये भी डेक्स्ट्रो होगा, ये लेवो है तो ये भी लेवो होगा। डिग्री ऑफ रोटेशन बदल सकता है बिकॉज डिफरेंट ग्रुप वहां पे आके अटैच है। रिटेंशन का मतलब जिस केमिकल रिएक्शन में जैसा बॉन्ड का अरेंजमेंट था, आफ्टर द रिएक्शन द बॉन्ड अरेंजमेंट रिमेन्स द सेम इज नोन एज द रिटेंशन। उसे क्या कहा जाता है? रिटेंशन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अगला आता है इन्वर्जन, रिटेंशन एंड रेसिमाइजेशन। अब तीन प्रोसेस है। पहला कौन सा? रिटेंशन, वो तो पढ़ ही चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में हो उसी डायरेक्शन में क्या आ जाए हमारा अरेंजमेंट हो, वो क्या कहलाता है? रिटेंशन। बट अगर, चलिए यही पहले बता देता हूं, बट अगर ये ग्रुप है और आफ्टर द रिएक्शन जहां ग्रुप है उसके अपोजिट अगर यहां पे कंपाउंड आ जाए, मतलब अटैचमेंट हो, तो बॉन्ड का अरेंजमेंट चेंज हो गया है, तो इसे क्या कहा जाता है? इन्वर्जन। इसे क्या कहा जाता है? इन्वर्जन। तो रिटेंशन में सेम अरेंजमेंट, बट इन्वर्जन में क्या होता है? जहां पे फंक्शनल ग्रुप का था पहले से अरेंजमेंट, वो जस्ट 180 डिग्री शिफ्ट हो जाए तो उसको क्या कहा जाता है? इन्वर्जन। ठीक है। और अगर दोनों हो रहे हो, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों हो रहे हो, तो उसे क्या कहा जाता है? रेसिमाइजेशन। रिटेंशन भी हो रहा हो और इन्वर्जन भी हो रहा हो तो उसे क्या कहा जाता है? रेसिमाइजेशन। क्लियर है? देखते हैं एग्जांपल से कि ये हमारे पास एक कंपाउंड है, यहां चले तो y और x का डायरेक्शन सेम है, तो यहां क्या हो गया है? रिटेंशन। क्या हो गया है? रिटेंशन। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि x इधर है और y इस तरफ आ गया है, अपोजिट हो गए, आगे आमने सामने हो गए, तो ये क्या कहलाएगा? इन्वर्जन। और AB अगर दोनों मिल रहे हैं
तो इसे क्या कहा जाएगा? रेसेमाइजेशन. इट विल बी नोन एज रेसेमाइजेशन. If A is the only compound obtained, process is called retention. Clear है? If B is the only compound obtained, the process is called inversion. कि अगर केवल B मिल रहा है तो क्या कहा जाएगा? Inversion. If 50-50% mixture of A and B is obtained, then process is called racemization. अगर A भी मिल रहा है और B भी मिल रहा है तो 50-50 रिटेंशन और 50% इन्वर्जन में प्रोसेस क्या कहलाएगी? रेसेमाइजेशन. क्लियर है? सर हम तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ के आए हैं, आप भी क्या बीच में कहानी सुना रहे हो? लाइट घुमा दो, नी घुमा दो, रिटेंशन, इन्वर्जन, रेसेमाइजेशन, डेक्स्ट्रो, लेवो, क्या है ये सब? क्यों है ये सब? है ना? चलो इसके आगे देखते हैं क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं. तो अब इनका क्या एस्पेक्ट्स है SN1 और SN2 में? बिना रीजन के तो कुछ होता ही नहीं है इस दुनिया में, है ना? तो क्यों हमें बीच उस चैप्टर में इस पूरे पार्ट को लेके इंट्रोड्यूस कराया गया? बिकॉज ये देखा गया कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म में भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स हो सकते हैं. तो SN1 में जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन बनेगा, इन्वर्जन बनेगा या रेसेमाइजेशन बनेगा. SN2 में कैसा बनेगा अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है वहां पे? तो चलिए समझते हैं क्या होगा. इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टाइल हैलाइड्स, कंसीडर यही है कि ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए भाई साहब, उसके पास कायरल सेंटर होना चाहिए, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप की सिमेट्री नहीं हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो, तभी ये चीज होगी. द प्रोडक्ट फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म has the inverted configuration. याद करो वो दिन जब हमने ये पढ़ा था कि चोरी चोरी चुपके मिलने जाता है OH, तो बैक साइड अटैक करता है. बैक साइड अटैक करता है मतलब प्रोडक्ट में क्या आता है? यहाँ पे इन्वर्जन. इसका मतलब SN2 जो है वो क्या देता है? इन्वर्जन देता है. SN2 हमें क्या देता है? इन्वर्जन देता है. जैसे ये क्या लिखा है? इट इज अ प्लस ऑक्टेन टू ऑल. बनता है किससे? -2 ब्रोमो ऑक्टेन से. कि ये था -2 ब्रोमो ऑक्टेन और ये क्या बन गया? प्लस दिस. तो ये था लेवोरोटेटरी, पर प्रोडक्ट कैसा हो गया? डेक्सोरोटेटरी. ये तो मैं बता चुका हूं कि ये हो सकता है क्योंकि क्या है? ग्रुप बदल जाते हैं, तो ग्रुप बदलने से क्या होता है? रोटेशन चेंज हो जाता है. ठीक है, बट ओरिएंटेशन जो था OH का वो अपोजिट हो चुका है किसके? Br- के. इसलिए ये चीज क्या कहलाती है? इन्वर्जन कहलाती है. इसे क्या कहा जाता है बेटा? इन्वर्जन कहा जाता है. क्लियर है? बढ़े आगे. तो SN1 में क्या होता होगा? SN1 reactions are accompanied by racemization. SN1 में क्या होता है? रेसेमाइजेशन. अच्छा, क्यों होता है जरा याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था. SN1 में सबसे पहले आता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और उसका काम होता था कि वो हेलोजन को बाहर निकाल के फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन बनाता था. तो जो एल्काइल हैलाइड्स हैं, एल्काइल हैलाइड्स में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, बट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है? sp2 हो जाता है. sp2 हुआ मतलब ये प्लेनर और एक ऑर्बिटल पूरा खाली. तो OH- सेम डायरेक्शन से भी आ सकता है और अपोजिट भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी हो गई है. sp3 में हाइब्रिडाइजेशन होता है, एंगल होता है 109.5, पर sp2 में आते ही बॉन्ड एंगल 120 डिग्री. बॉन्ड एंगल 120 डिग्री मतलब एंगल बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज, और उसके कारण जो बीच की जगह है वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. तो सेम साइड से आए तो रिटेंशन करेगा और अपोजिट साइड से जाए तो इन्वर्जन करेगा. तो देखो Br OH- सेम साइड से आया है तो रिटेंशन, और अपोजिट आया है तो क्या होगा? इन्वर्जन. तो प्लस भी बना, माइनस भी बना, इसका मतलब यहां पे क्या होगा? रेसेमाइजेशन. तो SN1 रिएक्शन हमेशा क्या देती है बच्चों? रेसेमाइजेशन. सिर्फ इतना समझाने के लिए इतना हमें पढ़ाया गया
कि SN2 इन्वर्जन देगा हमेशा और SN1 क्या देगा, रेसेमाइजेशन। ये ओवरऑल थ्योरी कहलाती है। आया जी समझ में? ठीक, बढ़े आगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। 2013 में पूछा है कि +-2 ब्यूटेनॉल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? क्योंकि +2 ब्यूटेनॉल भी है और -2 ब्यूटेनॉल भी है। 50% ये है, 50% वो है, मतलब रेसेमाइजेशन हो गया। और रेसेमाइजेशन अगर होता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या होता है? कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यही चीज लिखी है कि +-2 butanol is a racemic mixture and hence contains equal amounts of the two enantiomers, that is +2 butanol and -2 butanol, whereas +2 butanol rotates the plane of polarized light toward right and -2 butanol rotates the plane of polarized light towards left, but to the same extent. जितना ये राइट घुमाएगा उतना वो लेफ्ट घुमा देगा, इसलिए ओवरऑल डिग्री ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ हो, यहां पे है कि आउट ऑफ SN1 एंड SN2 विच रिएक्शन ऑकर्स विथ इन्वर्जन एंड रेसेमाइजेशन। तो इन्वर्जन कौन देता है बच्चों? SN2। और रेसेमाइजेशन कौन देता है? SN1। क्लियर है? देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। बढ़े आगे। व्हाट इज रेसेमिक मिक्सचर? Racemic mixture is optically inactive because it contains equal amounts of two enantiomers, and the optical rotation caused by one enantiomer is exactly cancelled out by the opposite rotation of the other. ठीक है जी, बढ़े आगे। एक सिंपल क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द कायरल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। चलो पहले तो जिस ग्रुप से कार्बन जुड़ा है उसको हाईलाइट मार दो। ये मार दिया, यहां पे ये कर दिया। अब इसकी 4 वैलेंसी देख लो तो 1 2 3, तो चौथी पे कौन है? हाइड्रोजन। तो एक तरफ कौन हो गया? मिथाइल। एक तरफ कौन हो गया? इथाइल। 2 कार्बन है इसलिए। एक तरफ हाइड्रोजन Cl, तो चारों अलग है तो यही होगा। यहां पे अगर देख लें तो एक इधर, मतलब रिमेनिंग 2 पे कौन है? हाइड्रोजन। तो ये कायरल नहीं होगा। क्लियर है? आया समझ में? बढ़े आगे। SN1 reactions are accompanied by racemization in optically active halide. Yes, SN1 reactions are accompanied by racemization in optically active halide because the reaction proceeds through a planar carbocation intermediate. क्यों होता है? Because planar carbocation intermediate, और उस planar carbocation intermediate में ये प्लेनर और यहाँ पे क्या होता है? एक वेकेंट। तो यहां से भी अटैक हो सकता है और बैक साइड से भी अटैक हो सकता है, इसलिए क्या बनता है? रेसेमाइजेशन बनता है। देखिए वही चीज है, बट कितने आसान क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछे हुए हैं। क्लियर है? तो ये था बच्चों हमारा स्टेरियो केमिस्ट्री का छोटा सा लेक्चर। फटाफट से इसको देख लीजिएगा, है ना। और क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, डेफिनेशन के फॉर्म में भी आ सकता है कि रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, रेसेमाइजेशन क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, कायरल सेंटर्स क्या होते हैं, है ना। तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए और आए तो इसको बिल्कुल एग्जाम में अच्छे से लिखिएगा। तो आज हम इसको यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन और हैलोजेंस की। तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर करते रहिए। जय हिंद।